हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th साइंस का मैंने बहुत सारा सिलेबस आपको करा दिया है। आज हम एक नया मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये यूपी बोर्ड ने जारी किया है। जो आपका यूपी बोर्ड है जो एग्ज़ाम कराएगा, यूपी बोर्ड ने इस क्वेश्चन पेपर को जारी किया है। वही इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उन्होंने ही ये क्वेश्चन पेपर दिया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हूबहू बिल्कुल इसी के जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल जाएं या इससे मिलते जुलते आपके क्वेश्चन मिल जाएं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड में जाने से पहले आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो बोर्ड में जाने से पहले आपको 2-3 सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने हैं। और आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं यहीं पर यूट्यूब पर इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको भी अभी तक लगता है कि हमने तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर हमारा आता है, तो आज की वीडियो ये पूरी देखना। 1-1.5-2 घंटे की वीडियो हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर मुझे सोल्व कराना है, समझाना है आपको, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से देखना है। अगर आपका ध्यान भटकता है तो उठिए, 10-15 मिनट की वीडियो देखिए, पानी वगैरह पीजिए, फिर दोबारा देखने लग जाइए, क्योंकि आपके पेपर को बहुत ही कम समय बचा है। और जो 2025 में आपका पेपर आने वाला है बिल्कुल इसी के पैटर्न पर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न आप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो आपको इंस्ट्रक्शन कुछ दी हुई है। ये बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर जारी किया है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जो बोर्ड देता है 2024-25 के लिए, वो सैम्पल पेपर है ये। ठीक है, इसमें आपको पेपर में 15 मिनट पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। और पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है, जिसमें 20 मार्क्स OMR के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, और 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 30 आपका स्कूल की तरफ से आपको मिलते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा 100 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें उन्होंने दिया है कि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए अतिरिक्त निर्धारित है। 2 खंड हैं, ए और ब 3 उपखंड में विभाजित है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको OMR सीट पर करना है। खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है, 1 अंक निर्धारित है, 20 क्वेश्चन है। ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। तो इस तरह से ही आपको करना है, पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको बोर्ड में जाने से पहले एक बार ये बता दूंगा आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर लिखना होता है। यहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊंगा और उसमें भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बहुविकल्प प्रश्न दिए हैं, 20 प्रश्न आते हैं, आपको पता होगा। उसमें से सबसे पहले वाला जो प्रश्न है आपका, जो बहुविकल्प प्रश्न में 20 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको OMR सीट पर फिल करना होगा। OMR कैसे फिल करते हैं इसकी भी मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि बहुविकल्प प्रश्न नंबर 1, इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना होता। इसको आपको केवल OMR पर गोले भरने होते हैं, और गोले अच्छे से भरने होते हैं क्योंकि दोबारा आपको सीट नहीं दी जाती। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बहुविकल्प प्रश्न। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। अगर 2 पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है, जैसे जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या तो एक पृष्ठ गोलीय हो या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, तो आपको बताना है क्या कहलाता है। तो दर्पण में तो केवल एक ही पृष्ठ होता है। उसने कहा कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, तो दर्पण तो नहीं होगा। ठीक है, दर्पण नहीं होगा क्योंकि दर्पण में एक पृष्ठ होते हैं। उसने कहा है 2 पृष्ठ। उसके बाद त्रिज्या तो कुछ होता ही नहीं, तो क्या होगा, आपके पास लेंस होगा। क्या होगा, लेंस। ये आपका उत्तल लेंस और ये आपका क्या है, अवतल लेंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपने इस तरह से देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपके दांतों को देखना होता है तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इस तरह से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है, ये कौन सा दर्पण होता है।
तो ये कौन सा दर्पण होगा ये आपको बताना है। तो आपने देखा होगा जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसके 6 केस थे। उसमें सबसे लास्ट वाला जो छठा केस था, जब आप किसी भी वस्तु को उस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमें क्या होता है, जो दांत होते हैं उनका बड़ी इमेज देखनी होती है, तो बड़ी इमेज बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा। अब आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक उत्तल लेंस है, आपने पढ़ा होगा इस तरह से, आपके पास एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में एक फर्स्ट फोकस और ये इसका दूसरा फोकस है 2f। आपने वस्तु को अनंत और 2f के बीच में रखा है, मीन्स आपने वस्तु को कहीं यहाँ पर रखा है। इस तरह से ये वस्तु है, ठीक है, ए बी। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा आपको बताना है। वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि अगर आपके पास उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल, तो उत्तल लेंस के द्वारा शुरू के 4 केस में 4 केस में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। तो ये पहला केस है उसका, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आभासी वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो इसमें प्रतिबिंब उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, तो आप दोनों में से कोई भी नहीं काट सकते, आप काटेंगे छोटे या बड़े के आधार पर। तो इस तरह से ये 6 केस आपने पढ़े होंगे। पहला है इन्फिनिटी, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, 2f से दूर और इनफाइनाइट के बीच में। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और कैसा बनेगा, छोटा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, उल्टा, वास्तविक और छोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, पहला जरा दूरदृष्टिता, दूसरा समंजन, तीसरा निकट दृष्टि, चौथा है दीर्घ दृष्टि। देखो क्या होता है, जो मानव नेत्र होता है उसके अंदर जो लेंस है उसके पास एक खूबी होती है, एक क्षमता होती है कि वो क्या काम करता है, अपनी फोकस दूरी को वस्तु देखने के आधार पर समायोजित कर लेता है। पास की भी वस्तु को देख सकता है और दूर की भी। तो इसको बोलते हैं हम उस नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये जो 3 हैं, ये और ये और ये आपके दोष हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट का तो साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का तो आपको दिखाई देगा लेकिन निकट जो वस्तु रखी होती है वो नहीं दिखाई देगी। जरा दूरदृष्टिता में इसमें ना ज़्यादा दूर का दिखाई देगा और ना ज़्यादा पास का आपको दिखाई देगा। अब जो निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण अवतल लेंस लगाकर करते हैं चश्मे में। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस लगाकर करते हैं। और जरा दूरदृष्टिता का द्विफोकसी लेंस लगाकर करते हैं। इसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा समंजन क्षमता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम ए में दी गई राशि का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से करना है। मतलब यहाँ पर आपको राशि दी है और इसके मात्रक आपको बताने हैं क्या होगी। जैसे विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर को V से लिखते हैं, विद्युत धारा को I से, विद्युत शक्ति को P से और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से। अब मैं इसके मात्रक लिख देता हूँ आपको। जैसे विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट और प्रतिरोध का मात्रक होता है आपके पास ओम।
तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनेगा। पहले में वोल्ट, तो पहले ये है पहला, ठीक है, तो पहले का क्या आ गया, फोर्थ। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे में देखिए दूसरे का है एम्पियर, एम्पियर ये है, तो ये 2, तो दूसरे का क्या है आपके पास, पहला। उसके बाद आप देखिए तीसरे का क्या है, वाट, विद्युत शक्ति का क्या है, वाट, वाट कौन सा है, ये तीसरा, तो इसका कौन सा है, सेकंड, और इसका आपके पास क्या बचा, थर्ड, ठीक है, इसके पास क्या बचा, थर्ड। तो देख लीजिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1, तो ये तो ख़त्म हो गया, 4 1 4 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, दो तार हैं, लंबाई भी समान, त्रिज्या भी उनकी समान, पदार्थ भी समान है, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होगा। किसी विद्युत प्रतिरोध में पहले श्रेणी क्रम में, फिर पार्श्व, पार्श्व का मतलब है समांतर, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ें फिर समांतर क्रम में जोड़ें। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चालक की लंबाई भी बराबर है और चालक का त्रिज्या भी बराबर है और दोनों पदार्थ भी समान है, तो इनका जो प्रतिरोध होगा दोनों समान होगा। R1 R2 किसके बराबर होगा, R के, ठीक है। तो दोनों तार हैं, उनका प्रतिरोध, इसका भी R है और इसका भी क्या है आपके पास, R है। अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आएगा R1 प्लस R2, दोनों जुड़ जाते हैं, तो R प्लस R कितना आ गया, 2R। और श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 1/R प्लस 1/R, तो कितना हो जाएगा, 2/R। तो आपको R समांतर क्रम में निकालना है, तो क्या बन जाएगा, R/2, ठीक है। तो हमने श्रेणी और समांतर में क्यों निकाला, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होगा, जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा का H का फॉर्मूला होता है V²/RT, ठीक है। आपको अनुपात किसका निकालना है, श्रेणी और समांतर का, मतलब H सीरीज श्रेणी क्रम और H पैरेलल समांतर क्रम का अनुपात निकालना है। तो V क्या होगा, V तो V ही रहेगा बटे R श्रेणी क्रम वाला सीरीज इंटू T बटे V² बटे यहाँ पर R किसका आएगा, समांतर, गुना क्या आ जाएगा, T, T से T कैंसिल, V² से V² कैंसिल, तो ऊपर चला जाएगा R समांतर बटे R श्रेणी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो R समांतर कितना है, R/2 और R श्रेणी कितना है, 2R, R से R कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/4। तो मतलब H सीरीज और H पैरेलल इसका अनुपात आ गया 1/4। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या होगा, 1/4। देख लीजिए कौन सा आंसर है, 1/4। ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, 1/4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है क्या होगा। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ये आपको बताना है। आपके पास एक सीधी लंबी परिनालिका है इस तरह से, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना रहता है, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, μ0Ni। क्या होता है, μ0Ni। तो ये दूरी वगैरह पर किसी पर निर्भर नहीं करता, तो आप क्या देखेंगे कि ये हमेशा हर जगह पर क्या रहेगा, हर बिंदुओं पर अंदर की तरफ क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब तक था आपके पास फिजिक्स। अब जो ये 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के। इन केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम देखते हैं, समझेंगे इन क्वेश्चन को। ये आपके 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं।
सबसे पहले है बेंजीन। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, तो आपको पता होना चाहिए जो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। मतलब कितने कार्बन इसमें? 6। 1 2 3 4 5 और इस तरह से 6। इस तरह से आपके पास क्या होते हैं? कार्बन। और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगे होते हैं इस तरह से, फिर एक छोड़ देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक छोड़ देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब इनके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन की 2 और 1 3 संयोजकताएं होंगी पूरी, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 1। अब इस कार्बन की 2 और 1 3 हो गई, इसके साथ भी 1, इस कार्बन के साथ भी 1, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन। तो अब आप देख लीजिए कौन सी इसकी स्ट्रक्चर बन रही है। सबसे पहले तो एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पर एक साथ आ गया डबल बॉन्ड, ये खत्म हो गया। उसके बाद आप इसमें देखिए 2, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखा दिया। आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए C6H6, बेंजीन C6H6। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से समजातीय श्रेणी है। आपको बताना है कौन सी समजातीय श्रेणी है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी श्रेणी जिनके सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। अब आप देख लीजिए इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है। C2 है, इसमें 1 है तो 1 का, H6 है, इसमें 4 हैं तो कितने हो गए? CH2 का अंतर है। ठीक है, इस और क्रियात्मक समूह समान होने चाहिए। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? OH है, इसमें क्या है? COOH है, तो ये तो नहीं होगा, ये आ रहा है। उसके बाद और देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं, इसमें क्रियात्मक समूह कुछ नहीं है, इसमें OH है तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्रियात्मक समूह OH, इसमें भी OH, तो ये हो सकता है। कार्बन 2 और इसमें कितने कार्बन है? 1, तो 1 कार्बन का अंतर है। 5 और इसमें कितने हैं? 3, तो कितने कार्बन का अंतर हो गया? 2 का, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 और क्या होगा इसका? 4, ये दोनों आपके समजातीय श्रेणी होगी। समजातीय श्रेणी जिसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर हो और एक समान क्रियात्मक समूह हो। समान क्या हो? क्रियात्मक समूह हो, उसको बोलते हैं हम समजातीय श्रेणी। तो पहला और फोर्थ, 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अयस्क, गैंग, खनिज या धातु। तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाएंगे उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है खनिज। क्या बोला जाता है? खनिज या फिर मिनरल्स। और जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता हो उसको बोलते हैं हम अयस्क। उसको क्या बोलते हैं? अयस्क। और धातु जो आपके खनिज या अयस्क है उसके अंदर जो अशुद्धि पाई जाएगी उस अशुद्धि को बोलते हैं गैंग, या दूसरा नाम होता है इसका मैट्रिक्स या अधात्री। ये सब इसी के नाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद धातु। धातु तो आपको पता ही है। ठीक है, धातु आपकी किससे निकलेगी? अयस्क से निकलती है। तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उसको हम बोलते हैं खनिज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ये आपको बताना है। आपने पढ़ा है पीएच वाले चैप्टर में दांतों का क्षय यानी कि दांत कब से डिके होना स्टार्ट कर जाते हैं? जब मुंह का पीएच 5.5 से अधिक हो, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो, जब मुंह का पीएच 7 हो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने ये भी पढ़ा है कि आपके जब मुख का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है, जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है, तो जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो डिके करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या होगा? पीएच मान जब कितना हो जाए? 5.5 से कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, क्या वो उसकी व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। जैसे कथन 1 है
इसमें आप क्योंकि लगा लेना बीच में, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन ये है, अगर जिंक ने, ये आपके पास जिंक है, इसने H2SO4 से क्रिया की तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। देखो ऐसा ये तब कर पा रहा होगा जब जिंक हाइड्रोजन को तब विस्थापित कर पा रहा होगा जब जिंक का स्थान अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आएगा तब। तो इसका आंसर ये है, क्योंकि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये आपको बताना है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा। तो ये तो सही है आपका ऑप्शन, जो आपका अभिकथन 1 है वो सही है। लेकिन जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये इसका कारण नहीं है। इसका कारण, इसका तर्क क्या होता कि जिंक ऊपर होता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, जिंक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये कथन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन व तर्क सही है तथा तर्क सेकंड अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 तथा तर्क सेकंड दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल सही है कि दोनों सही तो हैं, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपके पास सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न समीकरण को पूरा कीजिए। इन समीकरण को आपको पूरा करना है। NaOH प्लस, इसमें क्या आएगा, CH3COONA प्लस H2। ठीक है, इसमें बताना है आपको क्या आएगा। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एसिटिक अम्ल का। जब आप एसिटिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया NaOH से करेंगे तो CH3COO और Na और H2O, ये H2O क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा। तो आप देखेंगे सोडियम एसीटेट बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा CH3COOH। तो ये किसका गुण होता है, सिरका का, सिरका या एसिटिक अम्ल। वहीं आप देखेंगे CH3OH, इसका नाम होता है मैथिल एल्कोहल। C2H5OH, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। और CH3CH2COOH यानी कि C2H5COOH, तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल इसका नाम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब आपके केमिस्ट्री से आ गए। पहले 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। अब जो 7 क्वेश्चन आएंगे ये आपके बायो से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही क्रम कौन सा होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले वायु कहाँ प्रवेश करती है, तो आप देखेंगे सबसे पहले वायु आपके नासाद्वार में प्रवेश करती है, नोस्ट्रिल्स में प्रवेश करती है, जो 2 भाग होते हैं। उसके बाद कहाँ जाती है ये आपको बताना है, ग्रसनी में, कंठ में, श्वासनली में या कुपिकाओं में, या कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े, इनमें से, ये दोनों में से, क्योंकि सबसे पहले आता है नासाद्वार। ठीक है, तो सबसे पहले नासाद्वार, फिर उसके बाद जाती है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वासनली, और श्वासनली के बाद क्या हो जाती हैं, कुपिकाएं में, एलोवेली में चली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपके पास, डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि
क्या लगाने को मिल रहा है मैंने, क्योंकि मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी करेक्ट व्याख्या करता है। Y होगा तो क्या होगा, X होगा तो क्या होगा। तो जो पुरुष में होते हैं वो XY होते हैं, और जो महिलाओं में होते हैं वो क्या होते हैं, XX होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपके पास, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, ये आपको बताना है। ये डायग्राम देखिए, इसमें बताना है आवेगों का प्रवाह किधर होता है, न्यूरॉन्स के अंदर। तो विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा आपको पता करनी है क्या होती है। तो सबसे पहले जाता है डेंड्राइड में। डेंड्राइड किस में जाता है, सबसे पहले डेंड्राइड, सबसे पहले जाएगा डेंड्राइड। डेंड्राइड से बाद जाएगा किस में, कोशिकाएं में। कोशिकाएं से जाएगा एक्सोन में, और एक्सोन से किस में जाता है, दोबारा अगले न्यूरॉन के डेंड्राइड में चला जाएगा। जो अगला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइड में, तो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइड में। अब ये है क्या, अगर आपको क्रम तो पता है लेकिन इसके पार्ट ही नहीं पता कौन से हैं, तो कैसे करोगे आप। देखो, अगर आप न्यूरॉन बनाएं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप क्या बनाएं, न्यूरॉन। ठीक है, ये आपको मान लिया आपने न्यूरॉन बनाया। तो सबसे पहले जो होता है सिग्नल, वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले सिग्नल जो आवेग होता है यहाँ जाता है। सबसे पहले किस में जाता है, इस भाग को बोलते हैं डेंड्राइड। डेंड्राइड से जाता है वो कोशिकाएं में, ये है भाग कोशिकाएं। कोशिकाएं से वो जाता है वो किस में, एक्सोन में, और एक्सोन से दोबारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड में चला जाएगा। तो सही क्रम है यहाँ से, इससे चलेगा। तो आप देखिए, पहला डायग्राम होगा नहीं, इससे इसमें नहीं जाता। आप देखेंगे ये तो गलत हो गया। दूसरे में देखिए आप, किससे जा रहा है सिग्नल, सिग्नल जाना चाहिए डेंड्राइड से। डेंड्राइड मतलब ये वाली स्ट्रक्चर, तो इससे सिग्नल जा रहा है, देखिए ये गया। उसके बाद दूसरे के किस में गया, एक्सोन से। एक्सोन से दूसरे के भी एक्सोन में जा रहा है, ये भी गलत। इसमें देखिए ये गया यहाँ से डेंड्राइड से, डेंड्राइड से एक्सोन, एक्सोन से दूसरे के डेंड्राइड में। तो इसका सही क्रम आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। नंबर बी, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाव के उपापचय का नियमन करता है। सी, थायरोक्सिन की संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। नंबर डी, थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो आप देखिए, जो थायरोक्सिन है वो थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए उसको थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। तो उसने पूछा है सही नहीं है, तो ये तो सही है, तो ये कट गया। उसके बाद क्या होता है, जो थायरोक्सिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाव का उपापचय का नियमन करता है, ये भी सही है, तो ये भी कट गया क्योंकि नहीं पूछा है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, ये कट गया। तो ये वाला सही नहीं है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। लौह आवश्यक नहीं होता, बल्कि क्या आवश्यक होता है, आयोडीन। क्या आवश्यक होता है, आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उसने पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा है 18 में, निम्न चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। आपको बताना है ए, बी और सी किस क्रम में है।
तो इसमें देखिए सबसे पहले ए, ये जो आपका ए है, ये इस ए को बोलते हैं बीजपत्र। ए क्या है? बीजपत्र। उसके बाद जो बी है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्रांकुर। और जो आपके पास सी पार्ट है ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर। तो सही क्रम होगा बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। तो बीजपत्र, प्रांकुर और ये क्या है? मूलांकुर। तो ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों? तो ये बताना है कि जो अलैंगिक विधि से जनन हुआ उसमें जो संतति उत्पन्न होगी उसमें अधिक समानता होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। तो अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, ये तो सही बात है। दूसरा, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये भी सही बात है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है और अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो पहले और बाद का तो कोई मैटर नहीं है, ये दोनों आपके सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये ऑब्जेक्टिव में लास्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद आपके डिटेल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है, ये आपको बताना है। मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक, उत्पादक। सबसे ऊपर तो आते हैं उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे जो खाने का उत्पादन करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं शाकाहारी, जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। उसके बाद होते हैं मांसाहारी, जो मांस या शाकाहारी को खाते हैं। उसके बाद होते हैं अपघटक। तो पहले पर ये, दूसरे पर शाकाहारी, तीसरे पर मांसाहारी और चौथे पर कौन होते हैं आपके? अपघटक, डिकम्पोजर। तो उसने पूछा है तीसरे पोषी स्तर पर, तो तीसरे पर कौन होते हैं? हमेशा मांसाहारी आएंगे तीसरे पर, उत्पादक आएंगे प्रथम पर, अपघटक आएंगे चतुर्थ पर, शाकाहारी आएंगे द्वितीय पर। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जो आपके क्वेश्चन चलेंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बस इतना है, ऊपर वाला पार्ट। खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, उपखंड प्रथम। इसमें आपको 2-2 मार्क्स के 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ये कहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। और सेकंड पार्ट में हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ये 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। मैंने ये पढ़ाया हुआ भी है आपको। क्या होता है कि हमारी जो आइज़ है, हमारी जो आँख है, हमारी आँख में फोकस दूरी को, जो लेंस है उसमें फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है। वो पास की भी और दूर की भी ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है? देख सकता है। तो कभी कभी हमें पास की नहीं दिखाई देती, कभी दूर की नहीं दिखाई देती, हो सकता है दोनों ही ना दिखाए। तो इस तरह से हमारी आँख में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम दृष्टि दोष। तो हमारी आँख में जो दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें हमें बताना है कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3 प्रकार मेन होते हैं, 2 ही मेन होते हैं, लेकिन मैं आपको सारे बता रहा हूँ। आपको 2 या 3 ही लिख कर आ जाने हैं, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, 2 ही लिख कर आ जाना आप, ठीक है। जैसे पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है, शॉर्ट साइटनेस। क्या नाम होता है? मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस। तो निकट दृष्टि दोष नाम में निकट है, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देगी साफ, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद कारण क्या होता है कि इसका कारण होता है फोकस दूरी का कम हो जाना। जो प्रतिबिंब है, देखिए ये स्वस्थ आँख है आपकी, ये क्या है? आँख। अब दूर का नहीं दिखाई देता, तो दूर वस्तु से कैसी किरणें आ रही होंगी? समांतर। समांतर किरण आ रही है, ये रेटिना पर दोनों फोकसित हो गई और यहाँ पर इमेज बना दी, ये स्वस्थ आँख है। लेकिन क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम।
तो पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। और दूसरा इसका कारण होता है नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना। अब इसका निवारण कैसे किया जाता है कि जो लाइट है वो रेटिना से पहले ही फोकसित होगी, अब उसको फैलाना है। तो फैलाने के लिए हमेशा प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का। तो अपने चश्मे में कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे और ये इस लाइट रेज को रेटिना पर ले जाएगा, उसको फैला देगा उसकी क्षमता के अनुसार। उसके बाद दूसरा दृष्टि दोष है जिसका नाम होता है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देंगी, परंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। कारण उसका उल्टा, फोकस दूरी का इसमें बढ़ जाना और नेत्र गोलक के व्यास का क्या हो जाना, घट जाना। तो यहाँ से पास का नहीं दिखाई देता तो नियर पॉइंट से कोई प्रकाश आ रहा होगा, और अगर स्वस्थ आँख है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। लेकिन जो डिफेक्टेड आई होती है, यह है आपकी डिफेक्टेड आई जिसमें डिफेक्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे बन जाए, यानी कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसका निवारण कैसे करते हैं, हमें पहले ही फोकसित करना होता है, और फोकसित करने के लिए हम लेंस प्रयुक्त करते हैं कॉन्वेक्स या उत्तल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष में करते हैं। उसके बाद कुछ और तरह के दोष भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए इसमें तीसरा दृष्टि दोष है जरा दूर दृष्टिता, जिसको प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं। जरा दूर दृष्टिता का मतलब आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो उसके साथ ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो ज़्यादा दूर की वस्तुएं दिखाई देती और ना ही ज़्यादा पास की। अब इसका कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस का जो लचीलापन है, सॉफ्टनेस है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और पक्षमाभी मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है। उसके बाद निवारण कैसे करते हैं, इस दोष का निवारण करने के लिए चश्मे में द्विफोकसी लेंस, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन होगा, उसको प्रयोग करेंगे। और ऊपर की तरफ लगता है अवतल और नीचे की तरफ लगता है उत्तल। उसके बाद फोर्थ डिफेक्ट है आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता को हम एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं दिखाई देगी। अगर किसी ने मान लीजिए शर्ट पहनी हुई है जिसमें क्षैतिज रेखा भी है और ऊर्ध्वाधर भी है, तो वो दोनों को एक साथ फोकसित नहीं कर पाएगा। क्षैतिज देखेगा तो ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाएगा, ऊर्ध्वाधर देखेगा तो क्षैतिज नहीं देख पाएगा। अब इसका कारण क्या होता है कि लेंस का या तो विकृत हो जाना या कॉर्निया का अनियमित आकार हो जाना। निवारण कैसे करते हैं, इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस लगाकर करते हैं चश्मे में। उसके बाद एक और बीमारी है, एक और दोष है जिसको आप मोतियाबिंद कह सकते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो लेंस होता है, ये आप लेंस देख रहे हैं, ये धुंधला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कि प्रोटीन की मात्रा इसमें जम जाती है और लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इस दोष को सर्जरी के माध्यम से क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। उसके बाद है वर्णांधता। तो इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा। लाल और हरा को बेनली इनमें विभेद नहीं कर पाता। कारण क्या होता है, रेटिना में जो कोन सेल्स होती हैं उनकी कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाती है, कोन सेल्स की। और कुछ ये दोष आनुवंशिकता से भी होते हैं। अब बात करते हैं निवारण की। तो ये दोष मनुष्य में आनुवंशिक होता है, इसलिए इस दोष का कोई भी निवारण नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्या थे, दोष थे हमारी आँख के अंदर। अब इसका दूसरा पार्ट भी था। दूसरा पार्ट क्या था, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देखिए, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो वर्षा के पश्चात कुछ कण क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, वर्षा के पश्चात ही दिखता है कि जब वर्षा होती है उसके बाद ये तभी दिखता है जब वायुमंडल में
छोटे छोटे पानी की मात्रा, पानी के कण मौजूद हों और तुरंत सूर्य का प्रकाश निकल जाए। अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं जल के, वो एक नन्हे नन्हे प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनसे प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का आप देखेंगे अपवर्तन भी होता है और वन विक्षेपण भी होता है। तो ये इसका रीज़न है, मैंने आपको बता दिया। लिखना कैसे आप देखना। वर्षा के पश्चात कुछ जल कण वायुमंडल में रह जाते हैं। ये जल कण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। जब प्रकाश किरण जल की बूंद में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। वर्ण विक्षेपण आपको पता है, श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना। उसके बाद उसी जल की बूंद की दूसरी सतह से प्रकाश का क्या होता है, आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश के परिक्षेपण मतलब वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण पुनः वायु में प्रवेश करती है, जिस कारण आकाश में समकेंद्रीय वृत्तीय वर्णक्रम बनता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। स्पष्ट है कि यह घटना केवल वर्षा के पश्चात ही हो सकती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो कहाँ से आकाश में, कहाँ से वायुमंडल में छोटे छोटे पानी की मात्रा, पानी के कण मौजूद होंगे और उनसे प्रकाश, कहाँ से उन पर प्रकाश पड़ेगा। तो इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के पश्चात ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? और इसका सेकंड पार्ट है उत्तल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस जो हमारे पास होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको आप कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हो? कन्वर्जिंग का मतलब है अभिसारी लेंस। तो आपने देखा होगा आपके पास ये उत्तल लेंस है एक। अगर आप इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें डालें तो ये लेंस क्या काम करता है, इस प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इसी गुण को हम बोलते हैं अभिसारी गुण। क्या बोलते हैं? अभिसारी गुण। और इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे जब समांतर प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात ये किरणें एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। अभिसारित का मतलब है इकट्ठा। अभिसारित या फिर आप लिखेंगे इकट्ठा हो जाती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो जो आपका उत्तल लेंस होता है, समान मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इस गुण को बोलते हैं अभिसारी। ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताने हैं आपको। देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग में सबसे पहला उपयोग है सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों की हेडलाइट और प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं दांतों के, वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। तीसरा, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो सेविंग दर्पण के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का।
और चौथा, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हो। इसी तरह से हम देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे मेन उपयोग है वाहनों में। इसमें क्या होता है, जो ड्राइवर होता है, पीछे जो देखने वाले शीशे होते हैं जिसमें वो पीछे की तरफ देखता है, तो उसमें उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा, और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। तो आप लिखेंगे वाहनों में, केवल इतना लिखना है, वाहनों में। उसके बाद दूसरा, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में होता है। तो जो सिक्योरिटी मिरर लगाए जाते हैं दुकानों में, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप उपयोग लिखेंगे, कोई भी दो दो उपयोग आप लिख सकते हैं, आपको पूरे इसके 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट यहाँ पर दिए हैं, दोनों 2-2 नंबर के हैं। पहला है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं थर्ड का। किसी 4 ओम, आर का मान दिया है 4 ओम, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से, तो आर बराबर 4 ओम। प्रतिरोधक से प्रति सेकंड टी का मान कितना दिया है, 1 सेकंड, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जो ऊष्मा है एच, वो कितनी है, 100 जूल। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, तो आपने एच के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो वी आई टी, एक आई स्क्वायर आर टी, और एक वी स्क्वायर बटे आर टी। ये ऊष्मा के 3 सूत्र हैं। अब इसमें आर टी और वी वाला रखना है, तो आर वी और टी वाला तीसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एच आर बटे टी। ठीक है, एच कितना है आपके पास 100, आर है 4 बटे टी, तो वी स्क्वायर का मान आ गया 400, मतलब वी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये 20 का, तो वी का मान कितना आ गया आपके पास, 20 वोल्ट। तो वी कितना है आपके पास, 20 वोल्ट। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 20 ओम प्रतिरोध, आर का मान दिया है 20 ओम, कि कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। आई बराबर कितना है, 5 एम्पियर। 30 सेकंड में टी बराबर कितना दिया है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए, एच निकालना है। तो इसमें आर आई टी का फॉर्मूला लगेगा, एच बराबर कि आर आई टी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 20, और टी की वैल्यू कितनी है 30, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 दूनी 6, 600, तो 25 का 150, और कितनी आ गई 2 जीरो, 15,000 जूल। इसका आपके पास एच का आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपको सिंपल फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इनके आंसर कर सकते हो। अगर फार्मूला ही याद नहीं है तो फिर कोई तरीका है ही नहीं इनको याद करने का। ठीक है, देखिए 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरे 4 मिलेंगे इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल है। आपका आंसर सही आएगा अगर आपको फार्मूला याद है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इसका कारण आपको बताना है। ये 2 2 2 कुल 6 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले में हम लिखेंगे कि कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर वो प्रतिच्छेद करती तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती, जो कि संभव नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे कि कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि करती तो कटान बिंदु पर
या प्रतिच्छेद बिंदु पर, कुछ भी कह सकते हैं आप, कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। तो इसलिए आपने देखा होगा, ये आपके पास एक मैग्नेट लें अगर नॉर्थ और साउथ, तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। नॉर्थ से किसकी तरफ जाती है? साउथ की, ऐसे ऐसे जाएगी। और ये दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर इसके किसी भी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अगर ये दोनों काटती तो काटान बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर इधर भी ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये भी, जो कि असंभव है। आपकी एक ही समय पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, एक ही दिशाएं आपकी होगी। तो पहले का आंसर आपका ये है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। पहला, ये चुंबक के, देखिए यहाँ पर कहाँ से दिख रहा है आपको? उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दिखाई दे रही है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। दूसरा, आप देखेंगे कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर करेगी तो दो बिंदु, अभी आपको बताया क्या होगा, क्यों नहीं करेगी। उसके बाद और बहुत सारे पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे ध्रुवों के पास बल रेखाएं क्या होती हैं? पास पास तथा दूर जाने पर विरल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विरल हो जाती हैं। और चौथा पॉइंट भी आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये हमेशा बंद वक्र बनाएंगी, हमेशा बंद वक्र बनाती है। तो इस तरह से आपका चुंबकीय बल रेखाओं के ये आपके पास गुण हो जाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद थर्ड में पूछा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है? तो आपको सबसे पहले बल ही लिखना है। तीसरा, धारावाही, जिसमें धारा बह रही है उसमें लंबाई है, तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या बल होता है? सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा, जहाँ थीटा किस किस के बीच का एंगल है? चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक की लंबाई के बीच का कोण है। अब उसने पूछा ये कब अधिकतम होगा, तो अधिकतम के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। तो यदि थीटा का मान अधिकतम कितना होता है साइन में? 90 डिग्री। तो F जो होगा वो अधिकतम होगा, और अधिकतम कितना होगा? IBL। तो उसने पूछा कब अधिकतम होगा, तो आप लिखेंगे जब B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक की लंबाई L के बीच कितने का कोण हो? 90 डिग्री। बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। तो तब क्या होगा?
चुंबकीय बल अधिकतम होगा। चुंबकीय बल जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम। ठीक है, तो इतना इसका आंसर लिखेंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा पार्ट है। अब ये तो आपको करना नहीं होता, या तो ये करना होता है 4th में, या फिर ये करना होता है। ये भी आपका 2 + 4 6 मार्क्स का है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन भी चूज़ कर सकते हैं 6 मार्क्स में, या ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो पहला है फर्स्ट पार्ट, फ्यूज़ तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। जो विद्युत साधन होते हैं जैसे प्रेस, हीटर, हीटर कह रहा, फ्रिज, ठीक है, इनमें आपने देखा होगा कि फ्यूज़ तार लगा होता है, इन्वर्टर भी। तो ये फ्यूज़ तार एक मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है, मिश्र धातु का। जैसे ही परिपथ में एक्सिस करंट यानी कि ज़्यादा धारा प्रवाहित हो जाती है तो इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। जो मिश्र धातु का बनाया जाता है उसका गलनांक क्या होता है, कम। तो जैसे ही इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित हुई तो ये तार क्या हो जाता है, इसका तार पिघल जाता है। और तार पिघल जाने पर उसका संपर्क टूट जाता है और जो आपके उपकरण हैं वो क्या हो जाते हैं, उपकरण क्या रह जाते हैं, सुरक्षित रह जाते हैं। तो उपकरण क्या रह जाते हैं, सुरक्षित। अब दूसरा देखते हैं, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जा सकता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो धारावाही परिनालिका सबसे पहले समझिए, परिनालिका क्या होगी। आप एक लोहे की छड़ लीजिए इस तरह से, और उसके ऊपर तार को लपेट दीजिए ऐसे। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से तार को लपेट दीजिए। तो ये संरचना आपकी कहलाती है परिनालिका। क्या कहलाती है आपकी, परिनालिका। अब देखते हैं उसको स्थायी चुंबक किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक परिनालिका लेनी है। एक मिनट, आपको दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन मुझे तो सारे कराने पड़ेंगे। तो ये आपने क्या ली, एक परिनालिका ले ली हमने। मान लिया आपने इस तरह से एक परिनालिका ले ली, थोड़ी और बड़ी बना देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ये आपने एक परिनालिका बना ली। इस परिनालिका को आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। बैटरी भी किस तरह से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर। ठीक है, और एक किससे कर दिया, की से। तो इस तरह से आपने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसमें अब क्या होगा कि जिसमें आपको स्थायी चुंबक बनाना है उस रोड को इस परिनालिका के अंदर प्रविष्ट करा देंगे, एंटर करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, रोड है या छड़ है जिसको आपको स्थायी चुंबक बनाना है। और ये क्या है, ये आपकी एक परिनालिका है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको आपको स्थायी चुंबक बनाना है। तो स्थायी चुंबक बनाने की क्या शर्त होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। स्थायी चुंबक बनाने की शर्त, तो सबसे पहली शर्त तो यही है, ये जो बैटरी है ये बैटरी कैसी होनी चाहिए, दिष्ट धारा, ये दिष्ट धारा का स्रोत होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, दिष्ट धारा स्रोत का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो धारा होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, दिष्ट धारा, जिसको आप डीसी बोलते हो। ठीक है, दूसरा, जो ये पदार्थ आपने एंटर कराया है अंदर, ये चुंबकीय होना चाहिए। तो पदार्थ जिसको आपको स्थायी चुंबक बनाना है वो पदार्थ कैसा होना चाहिए, चुंबकीय होना चाहिए। चुंबकीय होना चाहिए मतलब ये है, जो छड़ है वो छड़ चुंबकीय पदार्थ की बनी होनी चाहिए। तो छड़ आपकी चुंबकीय पदार्थ की बनी होनी चाहिए, तभी जाकर आप स्थायी चुंबक बना सकते हो। किसके द्वारा, एक परिनालिका के द्वारा। तो इस तरह से आपको बस इतना सा इसमें लिखना होता है। उसके बाद देखते हैं उपखंड सेकंड। अब आपके केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया। ये किसका पोर्शन है, आपका केमिस्ट्री का।
ठीक है। केमिस्ट्री का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 5 1 1 1 1 टोटल 4 नंबर का है ये। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। तो आपको संतुलित समीकरण देनी है। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 दानेदार जिंक के साथ Zn के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो क्या होता है, जो जिंक है, जिंक का स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होता है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और खुद आ जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ये कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। उसके बाद सेकंड में कहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है +Mg। तो क्या बनेगा, तो ऐसा करने से जो मैग्नीशियम होगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब ये संतुलित नहीं है, इधर 1 Mg इधर 1, Cl2 इधर 1 है, तो इधर हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 Cl हो गए, 2 ही H हो गए। तो अब ये बन गई आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। थर्ड देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। जो नाइट्रोजन है N2 वो हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। सबके अगर आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2 और अमोनिया का सूत्र होता है आपके पास NH3। तो अब क्या होगा, 2NH2, ठीक है, 4 हो गए N, तो इधर हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, अब ये कितने हो गए हाइड्रोजन, इधर 12, इधर आप 6 लिख सकते हैं, 6 2 12, और ये हो गए 4 3 12 और 4N, और ये कितने हो गए 4N। ठीक है, वैसे 2 से भी हो जाएगा ये, इसको अगर 2 लिखें, इसको कुछ ना लिखें, 2N इधर 2N, 6 हाइड्रोजन और इधर कितने हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो अब ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद सेकंड भी हो गया, थर्ड भी। फोर्थ देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। गैस का वायु में दहन होने पर, वायु यानी कि ऑक्सीजन में दहन होने पर क्या बना, जल बना, मतलब H2O, और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इधर देखो ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 और एक 3 है, तो इधर अब हो गए 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 4। हाइड्रोजन देखते हैं, इधर 2 इधर 4 तो 2, तो 4 हाइड्रोजन 4 इधर, सल्फर इधर 2 इधर सल्फर 1 है। तो अभी S यहाँ पर आपका संतुलित नहीं हो रहा, तो अब क्या करें, इसको मान लीजिए 3। अब देखना इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन तो हो गए 4 दोनों साइड। उसके बाद सल्फर इधर 2, इधर सल्फर कितने हैं 1, तो अब कितने हो गए 2, तो 2 सल्फर कितने हो गए 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 6 और इधर ऑक्सीजन 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन 6। तो इस तरह से ये आपकी समीकरण क्या बन गई, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था आपका प्रश्न नंबर 5 का। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न का कारण बताइए। पहला, प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। तो प्लैटिनम सोना और चांदी, प्लैटिनम सोना Au और चांदी, इनका उपयोग किसमें आभूषण बनाने के लिए करते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है कि ये बहुत कम अभिक्रियाशीलता श्रेणी रखता है, मतलब अभिक्रियाशील बहुत कम होता है। प्लैटिनम सोना और चांदी की अभिक्रियाशीलता कम होती है। अगर इसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती तो ये तुरंत किसी से रिएक्शन कर जाता और सारा का सारा हमारा प्लेटिनम सोना चांदी खराब हो जाता। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये संक्षारित नहीं होते। जैसे आप लोहा ले लेते तो उसमें जंग लग जाता,
तांबा लेते उस पर भी हरी परत चढ़ जाती, तो ये संक्षारित नहीं होते, इनमें संक्षारण का गुण नहीं पाया जाता। तीसरा और भी कारण हो सकता है, जैसे आप आभूषण पहनते हो तो हो सकता है चमक के लिए पहन रहे हो, तो इनमें एक चमक होती है। क्या होती है? इनमें एक चमक होती है, और चमक भी कैसी होगी? बहुत तेज चमक होगी। जैसे सोने में आपने देखा होगा बहुत तेज चमक होती है। तो इसलिए इनका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो इनका उपयोग किस में किया जाएगा? आभूषण बनाने में। अब देखते हैं सेकंड है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि जैसे किसी का कार्बोनेट है, CO3 है, किसी धातु का क्या है? कार्बोनेट है, या किसी धातु का सल्फाइड है, उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड अयस्क में। ठीक है, किस में करते हैं? जैसे CuCO3 है, इसको हम पहले CuO में कन्वर्ट करेंगे, या Fe2S है, इसको हम FeO में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका रीज़न क्या होता है कि हमें जो ये अयस्क होते हैं इनसे हमें धातु प्राप्त करनी होती है, जैसे इससे कॉपर, और इससे हमें प्राप्त करना है क्या? आयरन। तो अब क्या होता है कि जो धातु प्राप्त करने का क्रम होता है उसमें अगर हम ऑक्साइड अयस्क लें तो जो ऑक्साइड अयस्क है उनसे धातु का निष्कर्षण करना आसान होता है कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क की तुलना में। तो इसलिए क्या काम किया जाता है? इनको पहले अपचयित करके किसमें? ऑक्साइड में बदला जाता है। तो यही हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोनेट, अगले पेज पे लिखूंगा इसका आंसर। सेकंड, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने का कारण धातुओं को आसानी से निकालना है। धातुओं को आसानी से निकालना है। धातुओं को उनके ऑक्साइड से अपचयित करना उनके कार्बोनेटों या कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में क्या होता है? आसान होता है। आसान होता है। निकलने के लिए तो कार्बोनेट और सल्फाइड ऐसे भी निकल जाएंगे, लेकिन उससे इतना आसान प्रोसेस नहीं होने वाला, और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्या हो? आसान हो। तो इसलिए हम ऑक्साइड अयस्क से उनको निकालते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक मरकरी का अयस्क है सिनेबार HgS, इसको गर्म करते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं HgO में, और गर्म करते हैं तो Hg में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा आप देख सकते हो Cu2S, इसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, हीट देते हैं, तो इसको पहले ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करते हैं, इससे फिर इसका कॉपर को हम निकाल लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अगर कार्बोनेट का देखो तो जिंक कार्बोनेट, इससे हीट करने पर पहले जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर इससे जिंक को प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। हम पहले सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को सभी के सभी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड अयस्क में। इस तरह से ऑक्साइड अयस्क में उनको
कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। तो मैंने आपको पढ़ाया है सहसंयोजी आबंध, जब 2 तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो आप इसमें लिखेंगे 7 का पहला, जब तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो उनके मध्य जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, सहसंयोजी बंध। अब आप इसके उदाहरण पूछेंगे, पूरा मैं समझाऊंगा, आपको केवल इतना लिखना है उदाहरण में। जैसे O2 आप लिख सकते हैं N2, आप लिख सकते हैं H2O, आप लिख सकते हैं CO2। उसने केवल 2 पूछा, अच्छा लक्षण पूछे हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको एक बार आपको समझा बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, कितने हैं ऑक्सीजन के, 2। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी कि 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 और 6। तो 6 किस तरह से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, सॉरी जो ऑक्सीजन होता है उसको 6 है बाह्यतम कक्षा में, इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बना उसको बोलते हैं हम क्या, सहसंयोजी बंध। और इसको बोलते हैं, कैसा बंध है ये, द्विबंध, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, तो हम इसके लक्षण लिखेंगे। क्या लक्षण, जो सहसंयोजी बंध बना है उसके 2 लक्षण उसने पूछा है। तो इसके लक्षण में आप सबसे पहले लिख सकते हैं, इनके क्वथनांक व गलनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। कैसे होते हैं, कम। दूसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये 2 पूछा है, मैं आपको 3 4 लिखवा रहा हूँ। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। उसके बाद तीसरा, ये सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं। तो ये इनके क्या है, लक्षण है। तो पहले पार्ट का आपका आंसर इस तरह से होता है। अब दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। दूसरे में बोला है निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला है CH3 CH2 CHO। तो ये कौन सा है आपका, सेकंड। सेकंड का A CH3 CH2 और ये क्या है CHO। बी में दिया है CH3 CO CH3 CH3 CO CH3। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो ये समूह है, कौन सा समूह है, इसमें CHO समूह है। CHO समूह को बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड। तो इसमें L लग जाता है, क्या लग जाता है, L। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन पर आता है मैथ एथ प्रोप। तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन अल, क्या लग जाएगा, L, AL लग जाएगा। तो क्या होगा, प्रोपेनल। क्या लग जाएगा इसमें, L, क्योंकि कौन सा समूह है, एल्डिहाइड। उसके बाद इसमें देखेंगे इस समूह को बोलते हैं कीटोन। CO कौन सा समूह है आपके पास, कीटोन।
कीटोन यानी कि इसमें लग जाएगा ओन। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, मैथ एथ प्रोप, तो क्या आएगा प्रोप, प्रोपेन ओन, बाद में क्या लग जाएगा ओन, तो क्या होगा प्रोपेनोन। तो इस तरह से आपका ये IUPAC नाम हो गए। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल, इसका नाम क्या है प्रोपेनल एल्डिहाइड, ओन तो प्रोपेनोन, प्रोपेओन। कौन सा समूह है, ये समूह है कीटोन, और ये समूह है कौन सा, एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो क्या होता है, आपने सुना भी होगा साबुन और डिटर्जेंट दो चीज़ें होती हैं। तो जो साबुन होता है वो सॉफ्ट वाटर से क्रिया करता है, कठोर जल से कोई भी क्रिया नहीं करता, और झाग नहीं बनाता कठोर जल से क्रिया करने पर साबुन। तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो, तो वो झाग ना बनाकर क्या बनाता है, मैल बनाता है। तो ये मैल के बारे में पूछ रहा होगा, तो हम हो सकता है मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ फिर भी। ठीक है, तो क्योंकि साबुन जो होती है वो कठोर जल से कोई भी क्रिया नहीं करती। तो क्या होता है, कठोर जल से कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के बजाय क्या बन जाता है, मैल। मैल को स्कम भी बोलते हैं, स्कम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये स्कम बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कठोर जल में पाया जाता है, क्या कठोर जल में पाए जाने वाला क्या कैल्शियम तथा किसके लवण पाए जाते हैं, मैग्नीशियम के लवण साबुन से अभिक्रिया करके, साबुन से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, मैल, जिसको आप क्या बोलते हो, स्कम बनाते हैं। तो इस तरह से हो सकता है ये आपका क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि साबुन कठोर जल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, और झाग तो कभी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, मैल बनाएगा। तो इसका आपके पास ये आंसर आप लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अथवा में है। या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या आपको ये क्वेश्चन करना है अथवा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता आपने सुना होगा कि जब जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें तेल और वसा मिली होती है, तो जब आप उसको लंबे समय तक रखोगे तो ऑक्सीकरण के कारण उसमें एक बदबू टाइप में अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तब वे उपचयित यानी कि ऑक्सीकरण होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा उनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे नमकीन, चिप्स आदि के पदार्थ आदि को आप बहुत से लंबे समय तक रख दें तो उसमें एक बदबू टाइप में दुर्गंध उसमें फैल जाती है और वो खाने लायक नहीं रह पाता, उसी को बोलते हैं हम क्या, विकृत गंधिता। उसके बाद दूसरा आपके पास है, ये हो गया। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स नाम से आपको दिख रहा होगा, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रेड रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, यानी कि अपचयन भी हो रहा हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। हमेशा पूछी जाती है, ये 2-2 मार्क्स में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, साथ साथ हो ये दोनों प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम क्या, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल है CuO, इसने अभिक्रिया की H2 हाइड्रोजन से, तो क्या बना, Cu बना और H2O बना। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन से
H2O बना तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। और इसमें आप देखेंगे कि CuO से Cu बना, यानी कि ऑक्सीजन रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हटना या हट गई, तो इसको बोलते हैं हम अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो ये एक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद तीसरा एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण में आपने पढ़ा होगा कि जब हम एसिटिक अम्ल लें, अगर एसिटिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराएं, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एक एस्टर बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण, यह भी मैं पढ़ाकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH एल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल कौन सा है, एथिल अल्कोहल, निर्जलीकारक की उपस्थिति में, निर्जलीकारक कौन है, सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्टरीकरण अभिक्रिया। जैसे एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल से, C2H5 से, C2H5OH से, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जो एक निर्जलीकारक होता है, तो क्या बनता है, CH3COOC2H5। देखो क्या बनता है, CH3COO ऐसे ही, और C2H5, और ये वाला H और ये वाला OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट, और ये आपका एक एस्टर होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन है बायोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उपखंड 3 है आपके पास। इसका क्वेश्चन नंबर 8, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण, इसको आप अजैव निम्नीकरण भी बोल सकते हैं। अजैव निम्नीकरण, पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आप ये देखिए कि जैव निम्नीकरण, आप यहाँ से दिख रहा होगा जैव, यानी कि जिसको बायोलॉजिकल आप क्या कर सकते हो, निम्नीकरण मतलब तोड़फोड़ कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, तोड़फोड़ कर ख़त्म कर सकते हो। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से टूट जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से आपने प्रकृति में उनको छोड़ दिया यूज करके, और वो यूज करके क्या होगा, अगर वो वेस्ट हैं आपके तो वो टूट जाएंगे, और इनकी वजह, जैविक कारकों की वजह से ये पदार्थ क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। अब क्या है इसके एग्जाम्पल, जैसे आपका घास, क्या होती है, घास, कुछ टाइम बाद आप घास को छोड़ दोगे, देखोगे सूख जाएगी, सूख कर नष्ट हो जाएगी। फूल, फूल को आप छोड़ दोगे, नष्ट हो जाएगा। फल, सब्जियां, कागज़, रुई, कपास, ऊन, तो इन पदार्थों को अगर आपने प्रकृति के अंदर छोड़ दिया तो प्रकृति के अंदर छोड़ने पर ये पदार्थ धीरे धीरे स्वतः ही क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो इन पदार्थों के अपघटन से पेड़ पौधों के उपयोग हेतु सरल अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इनका बहुत अच्छा एक यूज ये भी होता है कि इनके अपघटन से जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए सरल अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण ये है। उसके बाद दूसरा है अजैव निम्नीकरण, या आप कह सकते हैं गैर जैव निम्नीकरण। पदार्थ वे होंगे जिसको आप आसानी से खराब नहीं कर सकते, जो आसानी से खराब नहीं होते, मतलब आपने प्रकृति में उनको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो नष्ट नहीं हो पा रहे प्रकृति में, तो उसको बोलते हैं गैर जैव निम्नीकरण। जैसे पॉलीथीन, सबसे बड़ा प्रदूषण इसी के कारण होता है। पॉलीथीन, ऐसा कहा जाता है अगर आप प्रकृति में पॉलीथीन को छोड़ देंगे तो ये स्वतः ही नष्ट होने में कई साल ले सकती है, फिर भी ये पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकती। प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल को अगर आपने छोड़ दिया प्रकृति में तो ये खुद नष्ट नहीं हो सकती। कांच है, सिरिंज है, रबर, पेंट, कीटनाशी, पीड़कनाशी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ आदि, जैसे यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह,
तो ये सब वो पदार्थ है जिसको आपने प्रकृति में छोड़ दिया और प्रकृति में ये स्वतः ही नष्ट नहीं हो जाते। जबकि आप देखोगे घास, फूल, सब्जियां, इनको छोड़ोगे तो ये स्वतः ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं आपके अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं। इनका निस्तारण एक बड़ी समस्या है। तो आपने देखा होगा जो पॉलीथीन होता है उसका निस्तारण करना, उसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह पर आपको ढेर लगे हुए दिख जाएंगे खूब इन अपशिष्ट पदार्थों के, क्योंकि यह पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो पर्यावरण का प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होता है, अजैव निम्नीकरण पदार्थों से। यह विघटित नहीं होते, इनको आप आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते, इनको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते। इनमें बहुत सारे पदार्थ क्या होते हैं, विषैले भी होते हैं। तो इसलिए ये आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये वाले पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है निम्न चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। तो इसमें ABCD 4 ग्रंथियां दी हैं, ABC और D। इन ग्रंथियों को आपको नामांकित करना है, इन ग्रंथियों के आपको नाम लिखने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाया होगा यहाँ कान। कान के ऊपर एक ग्रंथि दिखाई गई है A में। इस ग्रंथि को बोलते हैं पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिनियल ग्लैंड। तो ये जो ग्रंथि होती है ये आपके मस्तिष्क जो होता है, आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन के बीच में होती है। तो कहाँ होती है ये, मस्तिष्क के बीच में। मस्तिष्क के कहाँ होगी, बीच में होगी। और ये मेलाटोनिन एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन, उसको हार्मोन को बनाती है जो नींद को जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। मतलब नींद से जागते हैं उसके चक्र को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप देखेंगे, दूसरे में आप दिख रहा है यहाँ पर आपको बी पार्ट में यहाँ पर आपको एक ग्रंथि दिखाई गई है। देखिए ध्यान से, मैं डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है नहीं, यहाँ पर देखिए ये, इस ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है इसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि। और इसका दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है। यह जो ग्रंथि होती है शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद तीसरे में देखिए सी कहाँ है, आपके गले में दिखाई दे रही होगी इस तरह से। ये जो गले में ग्रंथि है इसको बोलते हैं हम, ये होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। तो सी होगी आपकी कौन सी, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद आपका चौथा आता है, चौथा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा अपने श्वसन अंग में एक ग्रंथि। इस ग्रंथि को बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। तो चौथा ग्रंथि आपकी कौन सी है, थाइमस ग्रंथि। ये क्या काम करती है, ये टी कोशिकाएं जो टी सेल होती हैं उसका क्या करती है, निर्माण करती है। जो क्या काम करती है टी सेल, संक्रमण और कैंसर से लड़ने में मदद करती है। आपको केवल इनके नाम लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। तो सबसे पहला, सबसे ऊपर पाया जाता है जो मस्तिष्क के बीच में पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि। दूसरा जो उसके थोड़ा नीचे पाई जाती है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। उसके बाद गले में आपकी पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। और सबसे नीचे श्वसन अंग में आपकी पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 और 2 कितने नंबर का है, 4। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण
युग्म नहीं होते। जो मनुष्य होता है उसके सभी के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म कपल के रूप में नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। तो आपने जो देखा होगा कि कोई मानव है उसके अंदर जो गुणसूत्र बनते हैं वो उसके माता या पिता के जो गुणसूत्र हैं उनका क्या होता है, रेप्लिकेशन होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इनकी संख्या 22 जोड़ी है। कितनी है? 22 जोड़ी। तो मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी या कुल कितने हैं? 46 होते हैं कुल। उन 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और जो एक जोड़ी होते हैं यानी कि 2, वो निर्धारण करते हैं कि मानव पुरुष होगा या महिला, इसलिए उसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। आगे बढ़ते हैं। परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। तो जो एक युग्म होता है लिंग गुणसूत्र जिसे बोलते हैं वो हमेशा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है। जो स्त्री होती है उसमें फीमेल में जो ये युग्म पाया जाता है वो पाया जाता है क्या? एक्स और एक्स, तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स तथा दूसरा छोटा होता है जिसे वाई बोलते हैं। और जो आपके पास मेल होता है उसमें दोनों एक जैसे नहीं होते, एक एक्स होता है और एक क्या होता है? वाई। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ये मैंने आपको लिख दिया। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? और दूसरा है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये। तो एक साइड मैंने बना लिया पुरुष, एक साइड बना ली मैंने महिला। ठीक है, पुरुष का मतलब मेल और महिला का मतलब फीमेल। तो महिला जो पुरुष होता है, पुरुष के अंदर जो गैमेट साइल पाई जाती हैं जो जन उसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मदद करती है, भाग लेती है, उनको बोलते हैं हम शुक्राणु या फिर क्या बोलते हैं? ओवम, स्पर्म। और जो आपके पास महिला है उसके अंदर जो गैमेट सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं अंडाणु या ओवम। अब दोनों के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पर्म सेल है उसके अंदर भी 46 गुणसूत्र और महिला के अंदर भी कितने? 46 गुणसूत्र। ठीक है, 46 में से आपने पढ़ा होगा 22 ऑटोसोम्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं और एक जोड़ा अलग होता है। सेम इधर 22 जोड़े ऑटोसोम्स और एक जोड़ा अलग होता है। तो जो मेल होता है उसके अंदर एक जोड़ा जो ये होता है वो होता है क्या? एक्स वाई। और फीमेल जो होती है उसके अंदर ये होता है एक्स एक्स। ठीक है, तो अब क्या होता है? आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसमें, देखिए 22 प्लस एक्स वाई या 22 प्लस एक्स एक्स, या केवल आप इस तरह से लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स वाई और ये 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, अब क्या हुआ? अगर ये 22 प्लस एक्स एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा। अगर एक्स इस एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स दूसरे केस में भी। ठीक है, अब ये वाई अगर एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई, और ये वाई एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स वाई। मतलब दो केस किसके हैं? ये एक्स एक्स क्या है? फीमेल बनी। और दो केस क्या है? ये क्या बने? मेल बने। तो जो उनसे संतान जन्म होगी उसके हाफ हाफ चांस होंगे। रेशो कितना होगा? 1:1। ठीक है,
हाफ चांस इसके होंगे, हाफ चांस इसके, मतलब वो पुरुष भी हो सकता है और क्या हो सकती है, वो महिला भी हो सकती है। तो इस तरह से लिंग निर्धारण में जो आप देखेंगे कि गुणसूत्र क्या करते हैं, भाग किस तरह से लेते हैं और जो संतान बनती है वो किस तरह से पुरुष या महिला होती है। तो 50% चांस होंगे मेल के और 50% चांस होंगे किसके, फीमेल के। तो इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है मनुष्य के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसका एक अथवा पार्ट है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें कहा है आहार नाल का आरेख बनाइए। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका आरेख बनाना है और उसमें निम्न भाग को दर्शाना है, मुख, माउथ, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय यानी कि स्टमक, और ये फेरिंग्स कॉमन पॉइंट होता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्या बनाना है, आहार नाल का इस तरह से संरचना। वैसे तो ये पूरा पाचन तंत्र का डायग्राम है, ठीक है। किसका है ये, पाचन तंत्र का। अब आपको अगर आहार नाल दिखानी है तो केवल इतना पार्ट दिखाएंगे, लेकिन हमें पूरा ही दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि उसने छोटी आंत भी इसमें हमसे पूछी है। तो पाचन तंत्र को आप बनाकर आ सकते हैं डायग्राम। पाचन तंत्र में सबसे पहला जो भाग लेता है, जहाँ से आपके भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, वो होता है आपका मुख। तो यहाँ से आपने क्या दिखा दिया, इस तरह से आपने दिखा दिया मुख। अब मुख के अंदर आपकी 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ। 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, इससे आप नीचे चलेंगे अपने मुख से, तो आपके गले में, गले से थोड़ा ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, कॉमन पॉइंट होते हैं, जहाँ से एक रास्ता जाता है श्वास नली को, एक रास्ता जाता है आपके फूड पाइप को। तो उस पॉइंट को बोलते हैं आप ग्रसनी। तो हमने इस तरह से यहाँ पर इसमें ग्रसनी भी दिखा दी, ठीक है। तो ये रास्ता देखिए आप किस में जा रहा है, ये आपके जा रहा है श्वसन तंत्र में, और ये रास्ता जा रहा है आपके पाचन तंत्र में। तो ग्रसनी वो पॉइंट होता है। उसके बाद ये कंठ द्वार, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ से कंठ द्वार, ये हम जानेंगे जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये आपकी फूड पाइप है, इस फूड पाइप को आप क्या बोलते हैं, इस फूड पाइप को आप ईसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। श्वासनाल का भी हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर दिखाने का। उसके बाद ये जो फूड पाइप है, ये आपका, इसमें क्रमांक कुंचन गति होती है और ये खुलता है आपका एक जे टाइप की संरचना में, जिसको बोलते हैं आप आमाशय। आमाशय या क्या बोलते हैं, स्टमक। यहाँ पर खाना 3 से 4 घंटे रखा रहता है और इसमें HCl वगैरह मिल जाते हैं इस वाले पार्ट में। उसके बाद जो आपका खाना होता है वो जाता है कहाँ पर, स्टमक से आपका गया किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन मोटाई कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। इसमें भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत के बाद यहाँ आ जाता है ये बड़ी आंत में, इसमें पानी का अवशोषण होता है और बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम में दिखाना है। उसने क्या क्या बोला था डायग्राम में आपको दिखाने के लिए, एक तो बोला था उसने क्या, एक तो सबसे पहले आपको मुख दिखाना है, तो मुख इस तरह से आप दिखाएंगे। उसके बाद ग्रसनी बोला था आमाशय दिखाने के लिए, और छोटी आंत, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी क्या है, छोटी आंत। तो इस तरह का आपको क्या बनना है, संरचना बनानी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अथवा में इन्होंने दिया है कि स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए, उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो स्त्री केसर का आपको फूल की एक संरचना बनानी होती है इस डायग्राम में, ठीक है। अथवा में आप छोड़ दें, एक ही क्वेश्चन आपको करना होता है। स्त्री केसर का आपको नामांकित चित्र बनाना है, उसमें आपको दिखाना है स्त्री केसर, पुंकेसर वगैरह 2-3 पार्ट दिखा देना फूल के एक, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये फूल हैं, इसके कुछ पार्ट यहाँ दिखाए गए हैं। ऊपर यहाँ पर दिखाया गया आपको पुंकेसर, पुंकेसर में परागकोश और पुतंतु होते हैं, और स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और क्या होते हैं। ये पूरी संरचना किसकी होती है, स्त्री केसर की, और यहाँ पर बीजांड की संरचना होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इसको दिखा देंगे। तो इस तरह से आपका ये जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर जारी किया था ये कंप्लीट होता है। अगर
आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। मेरी तरफ से ये सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट हुआ। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, जिससे कि आपके दोस्त इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।